Because I'm also a 94 born, so I get... You're 94? Yeah, so I... India today. Yeah. So I completely get what you're saying. India today. For what month? Huh? October. I'm actually younger to you in that sense. Little sister. Yeah. Are you just calling me sister on Your national little sister. television? Jackson, you can't do this to me. Little sister. I'm like more than half a year older Jackson, than you. you just called me a sister on national television. Bro, why is she acting like इसके साथ कोई चांस भी है? Like, come on, look at yourself, man. You are as Indian as you could be. और अपने बाल पर्पल करवा लेने से और साउथ कोरिया के रेफरेंसेस और कल्चर को समझ लेने से, बस उनके गाने सुन सुन के ऐसा नहीं होगा कि वो आपको एज देयर ओन एक्सेप्ट कर लेंगे. I can't do that. I mean, no. Is it offensive to the culture? No. I like you. Oh. I can't. I mean, Okay, I'm sorry. he's not stopping, guys. He's not stopping. हे भगवान, के पॉप पगलू लुगाई तो भगवान दुश्मन को भी ना दे. तो आज की वीडियो BTS पगलू लड़कियों को बहुत आपत्तिजनक लगने वाली है, क्योंकि मैं उनको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ. भाई, ये लोग बहुत रेसिस्ट होते हैं. अगर ऐसी दिखने वाली किसी भी लड़की को अपने बाल पर्पल करके ऐसा लगता है कि उनका कोरियन लड़के के साथ कोई चांस है, तो न्यूज़ फ्लैश, वो आपको शायद अपने घर में काम वाली भी ना रखें. दे आर दैट रेसिस्ट. इट्स नॉट समथिंग आई एम सेइंग टू मेक फन ऑफ यू, बट दे आर दैट रेसिस्ट. उनके रेस्टोरेंट्स में लिखा होता है कि भाई, इंडियन लोग और कुत्ते, जानवर हमारे यहाँ अलाउड नहीं है. That's what they see us as. और इस चीज का प्रूफ हमें मिल गया है एक रीसेंट कंट्रोवर्सी के चलते. There is this person called सचिन अवस्थी. इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इनकी रील्स तुमने कभी ना कभी देखी होंगी. एंड उन्होंने पोस्ट डाला saying, detained for 38 hours in South Korea, Jeju Island and China. We landed in Jeju Island, South Korea, excited and ready for our trip. Within a few hours, everything changed. We were denied entry and taken to holding area. No proper explanation, just told to wait. And we waited. Hours passed without clarity. They kept us in their detention center. It was similar to a jail, with no sunlight and no access to outside, and also gave us jail food. Nobody told us what was going to happen. They blackmailed us to book really expensive return tickets. Later during that transit through China, it continued. More waiting, more supervision. Communication was restricted. No use of phone and no food and limited water. Sleeping conditions were worst. Even the use of restrooms was monitored, with the police official who had a body cam and went to the washroom with us. By the time we were told we would be sent back, we were mentally drained. The return ticket cost almost 10 times the normal price. At the moment, we did not have the energy to argue. We just wanted to get out safely. तो basically उनसे money extort करवाई गई है. This looks like a clear case of racial discrimination. इनको किन बेसिस पे वहां पे होल्ड किया गया, क्या रीजन से किया गया, डिटेन क्यों किया गया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है. किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं हुई है अब तक इस टॉपिक पे. ना ही एयरलाइंस की तरफ से कोई भी एक्शन लिया गया, अपॉलॉजी आई है, और ना ही साउथ कोरिया के किसी भी न्यूज वाले ने या जर्नलिस्ट ने इस चीज को कवर किया. दिल्ली टू जेजू आइलैंड फ्लाइट. अब ये पूरी बात रेसिज्म के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, इज बिकॉज इनसे क्लियरली पैसा एक्सटॉर्ट करवाया गया है. लाइक, लुक एट द फ्लाइट टिकट प्राइसेस. अगर मैं लेट्स से 1 महीने बाद की भी टिकट बुक करवाता हूँ, तो द चीपेस्ट आई एम गेटिंग इज 47,900 रुपीज का फ्लाइट. इसको राउंड ऑफ करके हम 50,000 कर लेते हैं, तो 50,000 एक इंसान का, 1 लाख 2 लोगों का. 10 टाइम्स द प्राइस. इनसे 10 लाख निकलवाए गए. और इसी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए एक 17 मिनट की वीडियो डाली है, तो आओ इसको आज सुनेंगे. ऑनलाइन मैंने देखा कि जेजू आइलैंड, जो कि साउथ कोरिया का एक आइलैंड है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए वीजा फ्री है एक्सेप्ट दीज कंट्रीज. तो मैंने थोड़ा और ईरान, सूडान, सीरिया, क्यूबा, घाना, नाइजीरिया, यमन, ओके ब्ला ब्ला ब्ला, श्रीलंका, पाकिस्तान का भी नाम है इसमें. देखा तो मुझे कुछ लोग दिखे जो कि इंडियन ट्रैवलर्स थे और जेजू वीजा फ्री विजिट करके आए थे. बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बट कुछ थे. तो हमने जेजू और कोरिया दोनों की वेबसाइट्स देखी और देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं लिखी थी. और हम लोग ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज जाते रहते हैं. हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, और कोई भी ओवर स्टे का सीन नहीं किया कभी. और इंडिया में मेरा एस्टैब्लिश्ड काम है, फैमिली है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी इमिग्रेशन हमारे ऊपर डाउट कर सके. तो हम जैसे हर जगह ट्रैवल करते हैं वैसे ही हमने पूरा प्लान किया. रिटर्न टिकट की, होटल बुकिंग्स किया, ट्रैवल इंश्योरेंस, इंटरनेशनल सिम, सब कुछ किया जो भी करना चाहिए.
तो पहला झटका हमें बैंकॉक में लगता है, क्योंकि बैंकॉक में हमारा 3 नाइट का स्टे था और फिर बैंकॉक से ही जेजू की फ्लाइट थी। जैसे ही हम बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जुनियाओ एयरलाइंस के स्टाफ ने हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का कैश दिखाने को बोला, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। हमने उन्हें बोला कि कैश क्यों, हम कार्ड्स यूज़ करते हैं, जितना कैश आप बोल रहे हो इतना कैश लेके कौन चलता है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, आप हमारा कार्ड देख लो, अब अकाउंट बैलेंस देख लो, लेकिन वो लोग कैश देखने के ही पीछे पड़े थे और एक तरह से धमकी वाले एटीट्यूड से बात कर रहे थे कि अगर ये फ्लाइट बोर्ड करनी है तो कैश लेके आओ वरना हटो रास्ते से। अब हम एयरपोर्ट के अंदर थे और वहाँ एक ही बैंक का एटीएम था और उन्हीं का एक्सचेंज रेट। आई रियली थिंक इनको यहीं पे बैकआउट कर देना चाहिए था। लाइक अगर एयरपोर्ट लेवल पे किसी की इतनी हिम्मत हो रही है ना एयरपोर्ट जैसी जगह में कि आपको वो धमका रहा है और आपसे कैश निकलवाने की कोशिश कर रहा है या आपको कह रहा है कैश लेके आओ, तो इट्स अ रेड फ्लैग टू बिगिन विद। इसका मतलब वो और लोगों के साथ मिला हुआ है, वहाँ पे पूरा एक सिस्टम जो है वो करप्ट हो सकता है। वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं जो ये काम ऑन अ रेगुलर बेसिस सर्टेन जगह के टूरिस्ट्स के साथ करते हो टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ देम। और वो हमें बाहर से 4 गुना घटिया रेट दे रहे थे हमारी करेंसी एक्सचेंज का, पर फिर कैसे भी करके हमने कैश का अरेंजमेंट किया, क्योंकि ये जब भी ऐसे मुद्दे ऐसे पंगे होते हैं ना, अंदर ही अंदर ना सारे धांधलेबाज सारे करप्ट लोग कनेक्टेड होते हैं, तभी एक इंसान की इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि वो कमांडिंग वे में बात करके आपको ऐसे भेजे। पहले से ही बहुत सारी बुकिंग्स कर रखी थी, वो सब पैसा वेस्ट हो जाता। फिर जुनियाओ एयरलाइन के रूड और नॉन सपोर्टिव एयरलाइन स्टाफ ने टेबल पे रख के हमसे पूरा कैश गिनवाया, एक एक नोट, जैसे पता नहीं क्या समझ रहे हैं वो लोग। फाइनली हमने फ्लाइट बोर्ड की, जेजू आइलैंड एयरपोर्ट लैंड हुए। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। हम जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, हमारा इंडियन पासपोर्ट देखा और कुछ भी नहीं पूछा, सीधे हम दोनों को आगे बुलाया, हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए और एक ऑफिसर को हमको ले जाने को कहा। मुझे लगा ठीक है भाई, थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हो सकता है, पर डरने की क्या बात है, हमारे पास तो सब कुछ है। हमें एक वेटिंग रूम में जाके बैठा दिया गया और पूछा विल यू बी ओके फॉर द इंटरव्यू इन इंग्लिश। हमने बोला यस। फिर हमें 2 फॉर्म ला के दिए जिसमें पूरी डिटेल्स भरनी थी कि क्यों आए हो, क्या काम है, घर पे कौन कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी डिटेल्स। हमने वो भरना स्टार्ट ही किया था कि मेरी वाइफ को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब मेरी वाइफ और मेरे साथ एकदम वर्ड टू वर्ड ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हुई हैं, तो मैं सिर्फ अपनी बताता हूँ। हमने इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए कहा था, बट तब भी हमें एक 3rd क्लास इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया गया जो फ़ोन पे था, सामने भी नहीं था। एंड नो ऑफेंस टू पीपल फ्रॉम द साउथ, आई लव देम, बट साउथ इंडिया के किसी इंसान को हिंदी इंटरप्रेट करने के लिए रखा हुआ था और वो बंदा ऐसे बात कर रहा था जैसे कहीं से मजदूर पकड़ के लाए गए हों। फ़ोन पे बोल रहा, हाँ भैया आप किधर से आए हो भैया, इधर कोरिया क्या करने आए हो भैया, आपको रेफ्यूज चाहिए क्या, रेफ्यूजी हो क्या आप। मैंने बोला नहीं रेफ्यूज नहीं चाहिए, मैं क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया हूँ। फिर मुझसे बोला कि आप किधर जाने वाले हो। मैंने उसको हमारी जो भी आइटिनरी थी वो बताई कि पहले हम हलासान माउंटेन जाएंगे, फिर क्रिसमस म्यूजियम और फिर अलग अलग जगहों पर। तो वो हंसने लगा सुन के, बोला ये सब कौन सी जगह है। मैंने बोला कि भाई ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कुछ और बोलते हो, मैंने जो पढ़ा है वो मैंने पढ़ के बताया तुम्हें। फिर वो मैम एक पेपर देती हैं जिसमें लिखा था एंट्री डिनाइड बिकॉज पर्पज ऑफ स्टे नॉट क्लियर, और उसमें स्टैंप लगा था रिजेक्टेड का, जो कि मेरे सामने उन्होंने लगाया भी नहीं, मतलब वो मेरे अंदर आने से पहले ही लगा हुआ था। और वो बंदा बोलता है कि आप सही से जगह का नाम नहीं बता पा रहे हो, इसलिए आपको एंट्री डिनाई कर रही हैं। इनको आपके देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक ये स्कैमर्स कनेक्टेड है, अंदर ही अंदर। मतलब एक एयरपोर्ट पहले ही वो पंगा शुरू हो गया था, इनसे पैसा निकलवाया गया कैश में, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में जो आप धांधलेबाजियां करोगे उसको पकड़ना मुश्किल है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पकड़ी जाएगी, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन पकड़ी जाएगी। तो इनसे पहले कैश निकलवाया गया, उसके बाद इनको दूसरी जगह रोका गया, इनका जो है इमिग्रेशन रिजेक्ट कर दिया, और फिर इनको एक और स्कैमर का कॉल लगवाया जो वो बंदा इनसे पूछ रहा था साउथ इंडियन की भाई कहाँ जाना है और आप जगहों का नाम गलत बता रहे हो। गलत पूरा इनके अगेंस्ट एक केस क्रिएट करके इनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया, और वहाँ पे इनको ऑब्वियसली बंदा मेंटली जो है वो हर तरीके से हार रहा होता है ऐसी जगह में, स्पेशली व्हेन यू विद योर वाइफ, यू आर मोर वरिड अबाउट योर वाइफ सेफ्टी देन योर ओन। और ऐसे में वो इंसान फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस जगह में से निकलने के लिए। वो 38 आवर्स बस और बस इनको मेंटली तोड़ने के लिए थे। तो ये कहाँ से कहाँ तक लोग कनेक्टेड थे इस स्कैम में, तुम सोचो। और इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई भी। टेंशन पे डाउट है। मैंने बोला कि भाई इनको बताओ कि मेरा एस्टेब्लिश्ड काम है इंडिया में, मेरा नाम एक बार गूगल कर ले, मैं इनके देश में बसने नहीं आया हूँ, आई एम अ जेन्युइन टूरिस्ट। वो बोलते हैं कि इंटरव्यूज़ ओवर। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही मेरी वाइफ के साथ हुआ, फिर मेरे साथ हुआ। मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ कि कुछ भी बिना देखे, ना रिटर्न टिकट, ना कैश, ना इंश्योरेंस, और ऐसे कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया।
पर अब मेरा इनके यहाँ जाने का मन भी नहीं था, तो मैंने कहा हटाओ, मुझे जाना ही नहीं है। वैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा भी है जो कि हमें 30 डे फ्री ट्रांजिट देता है साउथ कोरिया मेनलैंड से। मैं चाहता तो वो यूज़ करके भी एंटर कर सकता था, बट इतना सब हो गया था तो अब मुझे वहाँ एक भी मिनट रुकने का मन नहीं था। अब वो हम दोनों को वेटिंग रूम में छोड़ के चले गए और ये लोग हमारा पासपोर्ट भी ले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैंने बोला कि ठीक है, आप हमारा पासपोर्ट दे दो, चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से वापस। तो बोलते हैं कि वो एयरलाइन वाले आके आपको देंगे, तब तक आपका लगेज ये है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सामान निकालना हो तो निकाल लो। मैंने कहा एयरलाइन वाले को कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला कि 5 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, इतना मुझे कुछ भी ज़रूरी नहीं है जो लगेज से निकालना हो, 5 मिनट में वेट कर सकता हूँ। और फिर वो हम लोगों को अंदर एक जगह लेके गए जो उनका डिटेंशन सेंटर लग रहा था। वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी, पूरा पैक्ड था वो। और अंदर जाते ही हमें फिर से 2 फॉर्म दिए गए जिसमें लिखा था कि हमें एकदम प्रॉपर अकोमोडेशन और फूड दिया जा रहा है। तो मैंने बोला कि आप पहले दिखाओ तो क्या अकोमोडेशन है, क्या फूड है, तब साइन करूंगा। तो वहाँ पर एक कोरियन बूढ़ा आदमी था जो कि जेलर जैसे चिल्लाने लगा अपनी लैंग्वेज में, क्या जो भी वो चिल्ला रहा था कि साइन करो फटाफट, और हड़बड़ी में एकदम कि जल्दी साइन करो, जल्दी करो। तो ज़बरदस्ती बेसिकली हमसे वहाँ पे सिग्नेचर ले लिया। वहाँ तक भी मैंने सोचा कि ठीक है, मे भी कोई होटल रूम होगा या कोई रूम होगा, बट वहाँ अंदर 2 हॉल्स थे, एक मेन का और एक वुमेन का, और बीच में एक स्मोकिंग रूम। और अब देखो ये रेसिज्म नहीं है तो ये क्या है? ऑब्वियसली बिकॉज दे वर आल्सो स्कैमिंग देम, और वो पूरा प्लान्ड था, इसीलिए भी उसने वो कलेश किया है। और वो एक तरीके से एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है जिससे हड़बड़ी में इनसे गलत पेपर पे वो साइन ले ले और ऑफिशियली किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ना रहे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने वहाँ साइन कर दिया, ऑब्वियसली क्योंकि दूसरी कंट्री में थे, ये ऐसा सा माहौल हो गया था और ये डरे पड़े थे। ये एक्चुअली इनका बिहेवियर ऐसा ही है भाई इंडियन लोगों के साथ। लाइक लिटरली मैं तुम्हें विकिपीडिया पे शो कर सकता हूँ, यू जस्ट टाइप ऑन गूगल साउथ कोरिया रेसिज्म एंड तुम्हें विकिपीडिया का लिंक मिलेगा और इस पे पढ़ना शुरू करो। उसके बाद racism in South Korea comprises negative attitudes and views on race or ethnicity which are related to each other are held by various people and groups in South Korea and have been reflected in discriminatory laws, practices and actions including violence at various times in the history of South Korea against racial or ethnic groups. It has been recognized as a widespread social problem in the country. South Korea lacks an anti-discrimination law which was recommended by the UN Human Rights Committee in 2015. आज से 10 साल पहले. The law has been reported stalled due to lack of पब्लिक कंसेंसस, मतलब वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, वो अग्री नहीं करते इन लॉस से। तो मतलब करप्शन बस ऑफिशियल लेवल पे नहीं है, करप्शन अंदर तक है। इसका मतलब वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं और ये रियलिटी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे पहले आप सपने देखो घर से भाग जाने के और एक कोरियन लड़के से शादी कर लेने के। Overt racist attitudes are more commonly expressed towards immigrations from poorer Asian countries, Latin America and Africa, while racist attitudes towards immigrant of Western European and Japanese descent are more commonly expressed via subtle racism and microaggressions. Related discrimination has also been reported with regard to mixed-raced children, Chinese, Korean, and North Korean immigrants. Attitudes of racism could also correlate to classism. A Singaporean in South Korea would not generally face as much discrimination or negative attitudes as compared to a Filipino or other Southeast Asians such as Cambodians, Vietnamese and Thais, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट हमारे जैसे ही दिखते हैं, ब्राउन स्किन्स। तो ये है भाई साउथ कोरिया की रियलिटी। गानों में अच्छे दिखना, सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट लड़कों को स्टेजेस पे खड़ा कर देना, उनका बिहेवियर आपसे इंटरव्यूज में नाइस होना, इट्स ऑल अ पब्लिसिटी स्टंट। उनको बस और बस अपनी ऑडियंस बढ़ाने से मतलब है, उनको बस और बस अपने सोशल मीडिया के नंबर्स बढ़ाने से मतलब है। और इंडिया से अच्छी जगह कौन सी है एक्सप्लॉइट करने के लिए व्हेन इट कम्स टू नंबर्स? एड रेवेन्यू, ब्रांड्स, सब कुछ तो आपको मिलेगा उन नंबर्स की वजह से। चाहे गरीब कंट्री से व्यूज क्यों ना आ रहे हो, आपके तो बढ़ ही रहे हैं। और कुछ भी नहीं, हमने उसमें अंदर जाने से मना कर दिया। हमने बोला कि आप किसी को बुलाओ, इमिग्रेशन ऑफिसर या किसी को भी, मैं पैसे दूंगा, मुझे अभी के अभी वापस जाने दो या मुझे कोई बेटर कंडीशंस के रूम प्रोवाइड करो। बट उन्होंने हम लोगों की एक बात भी नहीं सुनी और हमें अंदर वो सेक्शन में लॉक कर दिया और एक बहुत मीठा सा जूस और एक बहुत बेकार सा मीठा मीठा बन देकर चले गए।
हम दोनों बीच में बैठे थे स्मोकिंग रूम में, हम वो हॉल्स में गए नहीं, वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही थी, पानी पीने के लिए ग्लास तक नहीं था, वाटर कूलर पर एक पेपर पाउच रखा था जिसमें आधा घूंट पानी आ रहा था जो पीने में भी अनकंफर्टेबल था। और वहाँ अंदर और भी लोग थे, सबसे ज़्यादा इंडियंस थे, फिर चाइनीज़ थे और फिर इंडोनेशियंस थे। हम वहाँ बैठकर व्हाट आई जस्ट रेड टू यू फ्रॉम विकिपीडिया, इन जगहों के लोगों के अगेंस्ट रेसिज्म है वहाँ पे। थोड़ी देर वेट करते रहे, फिर एयरलाइन का बंदा आया। Like literally the only thing South Korea is famous for is racism and plastic. और ये रियलिटी से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो आप कौन सी ही दुनिया में जी रहे हो। वो एक दूसरे के लिए रेसिस्ट हैं, अनअचीवेबल अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पे आदमियों और औरतों के लिए, और जो उस बॉडी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाता वो उनके हिसाब से सुंदर नहीं है। एंड दिस इज द वेरी रीजन व्हाई साउथ कोरिया इज नोन फॉर प्लास्टिक सर्जरीज। बड़े से बड़ा प्लास्टिक सर्जन वहां बैठा हुआ है और वो बोला आपको आपकी एंट्री डिनाई हो गई है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला ठीक है वो सब छोड़ो, आप मेरा पासपोर्ट दो, मुझे नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जाना है। वो बोलता है आप सिर्फ हमारी ही एयरलाइन की फ्लाइट से वापस जा सकते हो, अदरवाइज जब आपका ओरिजिनल रिटर्न बुक्ड है तब आपको जाना है। तो मैंने बोला कि ये क्या नाटक है, जूनिया एयरलाइंस की फ़्लाइट्स भी एकदम कम थी और वो भी 2-3 गुना महंगी थी। मैंने उनको बोला कि चाइना ईस्टर्न की हमारी रिटर्न फ़्लाइट है, कुछ दिन बाद की, आप उसकी डेट चेंज करवा दो, जो पैसे होंगे एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा। तो बोले कि नहीं वो भी नहीं कर सकते। अब ये कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं था, ये एयरलाइन का एम्प्लॉय था, वो तो वही बोलेगा जिससे एयरलाइन का प्रॉफिट हो। ऐसे हमें चारा बना के बेसिकली एक एयरलाइन कंपनी के सामने फेंक दिया उन लोगों ने। वो बोले आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा जितने की भी है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो उस फ्लाइट में सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल थी और वो भी दोनों बिजनेस क्लास थी, तो वो और महंगी थी। मैंने बोला ठीक है पर मुझे इस जेल जैसी कंडीशन में नहीं रहना है, मैं करता हूँ, आप बिजनेस क्लास दो, मैं जाता हूँ। तो बोलता नहीं नहीं आप बिजनेस क्लास से भी नहीं जा सकते हो। मैंने जो प्राइसेस चेक किए थे वो मैंने इकोनॉमी क्लास के किए थे। अगर इनको वापस बिजनेस क्लास टिकट्स पे आना पड़ा है और उन्होंने बिजनेस क्लास टिकट्स का 10 गुना दिया है तो तुम भाई अब हिसाब लगा लो अपने आप। अब आप कल की फ्लाइट से ही जा सकते हो इकोनॉमी सीट से। तो मैंने बोला कि ये क्या ज़बरदस्ती यार, आपकी फ़्लाइट नहीं है और दूसरे की फ़्लाइट से आप जाने नहीं दे रहे हो और मुझे नहीं रुकना है इधर पे, आप मुझे पैसे ले लो, किसी होटल या लाउंज में जाने दो कम से कम। तो बोले नहीं नहीं आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और फिर वो बोलता मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है दूसरा। अब हम दोनों वहाँ पर बहुत परेशान हो गए। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी का नंबर लिखा था, मैंने कॉल किया तो उधर से कॉल उठाई नहीं। और फिर जब मतलब उसमें कुछ IVR मतलब कुछ ऑटोमेटिक आवाज़ आई भी तो वो कोरियन में कुछ थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंडियन एम्बेसी पे कॉल करो तो भाई कोरियन में बात कर रहा है कोई उधर से। मतलब जहाँ पे भी इंडियंस की बात हो जाती है वहाँ पे कहीं प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता भाई, और हम विश्व गुरु बनने चले हैं। बताओ इंडियन एम्बेसी को कॉल ही नहीं लग पा रहा। वाह भाई, एक आखिरी उम्मीद एक इंडियन इंसान की वहां पे जो ट्रैवल कर रहा होगा और मुसीबत में होगा, और वहां पे भी कोई कोरियन में ऑटोमेटेड मैसेजेस चल रहे हो। अब हम दोनों जाके स्मोकिंग रूम में बैठ गए क्योंकि मैं उस हॉल में जाना नहीं चाहता था। वो एकदम किसी जेल के बैरक जैसा लग रहा था। अंदर लोग लेटे हुए थे जैसे किसी बैरक में होता है, आप में से जिन्होंने भी देखा होगा वो समझेंगे। हमने वहीं बैठे अगले दिन सेम जूनिया एयरलाइन की टिकट करवाई जो कि नॉर्मल से एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा प्राइस की थी, क्योंकि हमें वहाँ एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने टिकट करवा के उसको भेजी वो एयरलाइन के बंदे को, और वो बंदा फिर गायब हो गया। हमें अटका के वो ऑफलाइन चला गया। हम इसमें भी डर गए कहीं हमारे साथ फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड तो नहीं हो गया कि कुछ घंटे बाद उसका रिप्लाई आया कि आपकी बुकिंग हो गई है। तो मैंने बोला कि ठीक है अब तो मुझे यहाँ से निकाल दो, इतना महंगा टिकट किया है, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल था। हम कोई क्रिमिनल या डिफॉल्टर तो है? आई डोंट नो इन्होंने वो टिकट प्राइस खुद से चेक किया कि नहीं किया, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने बुकिंग प्राइस साइड करके और इनसे बाकी का पैसा जो निकलवाया था वो इनमें बीच में बट गया होगा, जो मुझे लग रहा है। नहीं, हमें किसी लाउंज में जाके बैठ जाने तो हमारे पास टिकट है वापस जाने का। फिर वो बंदा सीधे नेक्स्ट डे तक के लिए ऑफलाइन हो गया। फिर वो दोबारा मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। जैसे उसका टास्क था केवल हमको 10 गुना महंगे प्राइस में टिकट बेचना। मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछने की कोशिश की तो वो लोग बोलते हैं ट्रांसलेट करके कि यू विल फाइंड आउट टुमारो। मतलब किसी ने भी कुछ अश्योरेंस नहीं दिया, कुछ बताया नहीं कि अब आगे आपके साथ क्या होगा, आप सब सॉर्टेड है, आप टेंशन मतलब एक्सेट्रा, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हम डरते डरते बैठे रहे। शाम से रात हो गई, हम लोग वहीं स्मोकिंग रूम में ही बैठे थे। 5 बजे शाम को खाना आया और उससे बेकार खाना मैंने अपने जीवन में भी नहीं खाया। क्विजीन प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने वियतनामीज़, थाई, मलेशियन, हर तरह की क्विजीन, बहुत सारी तरहों की क्विजीन खाई है। मैं समझता हूँ हर देश का अपना टेस्ट होता है, बट ये एकदम वाहियात खाना था जैसे किसी जेल में मिलता है। मेरा पॉइंट है आप जेल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? हम आपका कोई बॉर्डर फांद के या तार के नीचे से घुसने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे। नॉर्मल टूरिस्ट हैं, आपको सही नहीं लगे तो आप हमें एज अ क्रिमिनल आपको ट्रीट करने का राइट किसने दिया?
हम रात 11 बजे तक वहीं स्मोकिंग रूम में बैठे रहे। इस बीच मेरी वहाँ पर और जो लोग बैठे थे उनसे बात हुई। चाइनीज़ लोगों का तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था मुझे, बट इंडोनेशियन लोग से उनसे थोड़ी बात करके तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी सब बुकिंग थी, पर उनको बोला कि आप दोस्तों के साथ क्यों आए हो, वाइफ के साथ क्यों नहीं आए हो। स्टूपिड रीजन से लोगों को वहां रख के एक प्रॉपर स्कैम चलाया जा रहा है, और ये बस उन जगहों के लोगों के साथ ही किया जा रहा है जिनके बारे में मैंने अभी तुम्हें पढ़ के बताया कि भाई इन जगह के लोगों के लिए ये बहुत रेसिस्ट होते हैं, जिसमें वियतनामीज लोगों का और फिलिपिनो लोगों का नाम था। रिजेक्टेड। कोई वाइफ के साथ आया था तो उसको बोला अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं आए हो, उसको भी रिजेक्टेड। और उस इंडोनेशियन आदमी की सिर्फ 2 दिन बाद की रिटर्न फ्लाइट थी, बट उसने मुझे मैसेजेस दिखाए कि एयरलाइन वाले उसको व्हाट्सएप पे पुश कर रहे हैं कि सेम एयरलाइन का टिकट करने के लिए। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो उससे गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग। मैसेज था कि आई होप यू डाई इन दैट सेल, यू विल हैव योर लास्ट ब्रेथ इन कोरिया, आई विल मेक श्योर यू विल नेवर गेट आउट ऑफ हियर। ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के लोग थे, और इसी चाइना ईस्टर्न से हमारी ओरिजिनल रिटर्न फ्लाइट बुक थी जो कुछ दिन बाद की थी। ये सब देख के मैं और डर गया, मेरी वाइफ का भी बुरा हाल था, पर हमने सोचा कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होने वाला, थोड़ा रेस्ट तो कर ही लेते हैं। हमने डिसाइड किया हम अपने अपने हॉल्स में जाकर सो जाएंगे और सुबह उठेंगे। मेरी वाइफ का सेक्शन फिर भी साफ था क्योंकि औरतें वहाँ पर कम थीं, बट मेरा सेक्शन एकदम किसी जेल जैसा लग रहा था। एकदम गंदा वॉशरूम था, बहुत भयंकर स्मेल आ रही थी। लेटने के लिए एकदम 2 सेंटीमीटर पतला मैट्रेस था और एक ईंटे जैसी पिलो थी जिसको सर के नीचे लगा लो तो गर्दन दुख जाए। और जो खाना 5 बजे आया था वही डिनर था, ये हमें बाद में पता चला। तो और बाहर से भी आप खाने का कुछ भी नहीं मंगा सकते। कैसे कैसे करके हम लोगों ने पूरी रात काटी। 7 बजते ही एकदम आके जोर जोर से ऐसे तालियां बजा के एकदम से उठाने लगे, और सारी लाइट एकदम से चालू कर दी कि वाह गा 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 ऐसे करके, मतलब एकदम से शॉक दे के उठाया हमें। और न चाय न कॉफी न कुछ, सुबह से फिर वही जूस मीठा मीठा, और वो भयंकर मीठा एकदम बंद दे दिया उन्होंने। मुझे पता चला वहाँ हमेशा यही मिलता है, और खाने में वही राइस आलू और वो मीठे मीठे 1-2 अचार। जो लोग वहाँ लंबे समय से थे वो केवल प्लेन राइस खा रहे थे। चाइनीज लोग जो कि कुछ भी खाने के लिए जाने जाते हैं, वो लोग तक इस खाने को हाथ नहीं लगा रहे थे। फाइनली सुबह हुई और तब तक भी हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं था कि क्या होने वाला है। एक बंदा था वहाँ स्टाफ का जिसने हमें परेशान देख के तरस खा के आके हमें बताया कि आप आज जाओगे, डोंट वरी। अब हमारी जो फ्लाइट बुक थी उसमें शंघाई में 8 घंटे का लेओवर था, और वैसे भी जेजू से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, और शंघाई में 100 रेसिस्ट लोगों में एक ढंग का इंसान है भगवान। इंडियंस को 24 आवर वीज़ा फ्री ट्रांजिट मिलता है। हमारी फ्लाइट 1-2 घंटा डिले हो गई, तब तक लंच टाइम हो गया। भूख भी लगाई थी। मैं लंच लेने गया तो बोलते कि आपके लिए लंच नहीं है क्योंकि आप जा रहे हो, तो फिर से यही जूस और बन खा लो। हमने फिर कैसे भी करके बेमन वही खाया क्योंकि हमें वीकनेस महसूस होने लगी थी। फिर हमारी फ़्लाइट पे वो हमें ले गए और हमारी बोर्डिंग करा दी। मुझे थोड़ा जान में जान आई। ये मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट 24 घंटे थे। बिना कुछ क्राइम के दे ट्रीटेड मी एंड माई वाइफ एज क्रिमिनल्स। दे पुट अस इन जेल एंड गेव अस जेल फूड फॉर व्हाट? ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने? हम अभी अपनी पहली बेस्ट मील खा रहे हैं इन 24 आवर्स, एक्चुअली मोर देन 24 आवर्स। खैर हम चाइना में लैंड हुए सोच के कि यहाँ से तो सब सही रहेगा। दिस इज सो सैड भाई, दिस इज फकिंग हेल भाई। एक ऑनेस्टली मैं बात बोलूं, लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई अंग्रेजी में वीडियो बनाओ, मेक अ वीडियो इन इंग्लिश, शेम देम इंटरनेशनली। अब इंग्लिश में तो इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, बट बाहर के कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया है। देयर इज दिस चैनल कॉल्ड फर्स्ट पोस्ट जिन्होंने इस पूरी न्यूज़ को कवर किया है। देयर वीडियो ऑलरेडी हैज़ 4,84,000 व्यूज़। कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने भी इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दिया अपने यूट्यूब चैनल्स पे। एंड आई रियली होप ये मुद्दा ना उठे और अलग लेवल पे उठे। तो अगर तुम में से कोई भी एज़मोनगोल्ड टाइप स्ट्रीमर की कोई भी रेगुलर व्यूअर है ना जो उसको देखता है, प्लीज ask him to react to this. Like there's a chance he might end up seeing these videos and talk about this, but the world needs to know कि साउथ कोरिया कितना फेक है। I understand सारी कंट्रीज अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा टाइप चलाती हैं और अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं पे भी आपको इस लेवल का रेसिज्म नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिलता है। Like even Japanese people do not like outsiders, but at the same time वहाँ पे आज तक किसी को इस तरीके की दिक्कत नहीं आई। बट ये क्लियरली जो स्कैम चला रहे हैं और हेटफुल मैसेजेस ऐसे लोगों को भेज रहे हैं कि वी विल मेक श्योर कि तू सड़ के मर जाए उसी सेल में, उसी डिटेंशन सेंटर में, ये भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आराम से साफ वॉशरूम यूज़ करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे, लेकिन वहाँ फिर से प्रॉब्लम हुई।
एयरलाइन की एक बंदी हमारा पासपोर्ट लेके हमारे साथ इमिग्रेशन काउंटर तक गई और उन लोगों ने पता नहीं क्या आपस में किस लैंग्वेज में क्या बात की, फिर हमारा फिंगरप्रिंट वगैरह लिया और हमें वेटिंग एरिया में भेज दिया। और यहाँ जो 8 घंटे मैंने बिताए वो वहाँ के 24 घंटे से भी ज़्यादा बुरे थे। उन्होंने बोला आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हो, कुछ खाना पीना भी नहीं है जो भी आपके पास है, पानी भी नहीं पीना है। हमें वॉशरूम जाना था तो एक पुलिस वाला हमारे साथ जा रहा था और बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल के वॉशरूम यूज़ करो। इवन विद माई वाइफ ऑल्सो किसी लेडी पुलिस वाले को भेज रहे थे और बोल रहे दरवाज़ा खोल के वॉशरूम यूज़ करो। और पूरे 8 घंटे वो हमें घूरते रहे। एक पुलिस वाला बैठा रहा जिसकी ड्यूटी हर घंटे में चेंज हो रही थी, एक पुलिस वाला आ रहा था और उनके यहाँ पर वो बॉडी कैम लगा हुआ था। जो भी नेक्स्ट बंदा आ रहा था वो बॉडी कैम उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे थे और वो बैठे रहे थे। 1-2 घंटा हो गया, मैंने बोला कि क्या हो रहा है। एवरी पर्सन, एवरी पुलिस ऑफिशियल हैज़ देयर ओन बॉडी कैम, तो ये ट्रांसफ़र करने वाला सिस्टम भी यहाँ पे बहुत मुझे अजीब लग रहा है सुन के। बट यू नो आई फील लाइक फ्रॉम व्हाट ही इज सेइंग कि भाई हमें स्टेयर कर रहे थे लगातार 8 घंटे, हमें मॉनिटर कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। दे शुड बी ग्लैड इट ऑल हैपेंड ऑन अ एयरपोर्ट जहाँ कैमराज हैं, जहाँ रूल्स हैं। ना होते तो कोई बताएगा। वो सब यही बोल रहे हैं कि वेट वन मोमेंट। 2-4 घंटे हो गए, मैंने बोला भाई कुछ खाने को तो दो, तो बोलते हैं एयरलाइन विल ब्रिंग फूड फॉर यू। मैंने पानी मांगा तो 10 मिनट बाद एक छोटे से ग्लास में 1 घूंट पानी ला के दे रहे थे। ये सब उन्होंने पूरा 8 घंटे तक हमारे साथ किया। ना फ़ोन यूज़ करने दिया, ना घर पर इन्फॉर्म करने दिया, ना कोई कॉल रिसीव करने दिया। तो हमारे घर वाले 8 घंटे तक एकदम हमसे डिस्कनेक्टेड थे, वी वर विदाउट प्रॉपर फूड एंड मूवमेंट। हमें वहाँ बैठे रहना था। हम रो रहे थे बट उनके वो जवान लड़के जो पुलिस वाले थे वो रोबोट जैसे घूरते रहे, कुछ भी उनके चेहरे पे कुछ भी रिएक्शन नहीं था। फाइनली एयरलाइन वाली आई एक झोले में फिर वही 10 पैकेट बन और बिस्किट लेके, वो भी सब मीठे मीठे। 2 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट बिना नमक टेस्ट किए या प्रॉपर सोए हुए। फिर हमने फ़्लाइट बोर्ड की और हमें हमारा पासपोर्ट दिया। हमसे बोले कि किसी को कुछ बताना नहीं कि क्या हुआ है, आप बच गए, आपके पासपोर्ट में हमने कुछ नहीं लिखा है। दैट्स वेयर दे मेस्ड अप। इनको लगा हमने इंटिमिडेट किया है, इनको बेवकूफ़ बना लिया, इनका तो वो क्या पता क्या चल रहा है। कमाल की बात ही, सालों की किस्मत इतनी फूटी निकली कि ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड अ वेल नोन इन्फ्लुएंसर जिसकी इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत चलती हैं। अभी भी अगर इस मुद्दे पे कोई एक्शन नहीं लिया गया ना भाई, अगर हमारी एम्बेसी ने कुछ इसके ऊपर बात नहीं की और साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो भाई तुम्हें पता है कहाँ ट्रैवल नहीं करना, तुम्हें पता है किन लोगों को टूरिज्म नहीं देना, कहाँ की फ्लाइट्स कैंसिल करनी है, यू नो इट। आप किसी को भी कुछ मत बताना। ये एक्सपीरियंस मेरे और मेरी वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। हम बहुत दिन तक इसके आफ्टर इफेक्ट्स में परेशान होते रहे। अभी भी मैं सोचता हूँ उस बारे में तो थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसी की भी फट जाए भाई, कोई ट्रैवल करने से परमानेंटली डर जाए, कोई भी किसी के साथ हो सकता है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं अनजान देश में जा रहा हूँ, कल साले मुझे पकड़ के मार ही देंगे, जेल में ही डाल दें, ना कोई सुनवाई हो। मेरे साथ तो एयरपोर्ट पे जहां इतनी पब्लिक और कैमरास होते हैं वहां ये सब हो गया। कौन ही ट्रैवल करेगा? ऑब्वियसली भाई ट्रॉमा हो जाता है, ऑब्वियसली। और ये फ्यूचर में ट्रैवल भी करेंगे ना, किसी ने थोड़ी बहुत इंस्पेक्शन के लिए भी इनको साइड में बुला लिया, उसी टाइम PTSD, उसी टाइम एंग्जाइटी अटैक्स हो जाते हैं लोगों को। क्योंकि मैंने देखा कि जेजू के इस बिहेवियर के बारे में बहुत कम वीडियोस हैं या ऑलमोस्ट ना के बराबर वीडियोस हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में किसी ने भी क्लियरली बताया नहीं है। तो अगर कोई और जेजू या चाइना जाने का आप लोगों में से प्लान कर रहा है तो आप थोड़ा सोच समझ लीजिए। जेजू आइलैंड का इमिग्रेशन तो पूरी तरह से रेसिस्ट है और वो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, मन मर्जी से आपकी एंट्री डिनाई कर देंगे और उससे भी बुरा वो ट्रीटमेंट है जो उसके बाद वो आपके साथ करेंगे। और चाइना कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बाद में मैंने थोड़ा और रिसर्च की, पता किया तो मुझे पता चला कि कुछ लोग मेनली इंडियंस और चाइनीज जेजू के थ्रू साउथ कोरिया मेनलैंड में घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अब ऑलमोस्ट सभी इंडियंस के साथ ऐसा करते हैं। मेरा पॉइंट था एंट्री ना देना उनका राइट है, पर हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना, हमें ऐसा ट्रॉमा देना, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं था। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे अलावा और भी जेन्युइन टूरिस्ट थे, बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक्चुअल में वहाँ पर गलत काम करने गए थे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो लोग डंकी वगैरह मारने की बातें फ़ोन पर भी कर रहे थे। और कोरिया के इमिग्रेशन ने जेन्युइन टूरिस्ट और सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को एक साथ रख दिया। मुझे लगता है हमारे साथ इमेजिन हैविंग टू शेयर अ रूम, अ हॉल विद एक्चुअल क्रिमिनल्स। ये डंकी तो चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई सोचो कोई पीछे से क्या करके आ रहा हो भाई, शायद साला ड्रग्स के लिए पकड़ा गया हो जो वहां कई महीनों से पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं किस मुद्दे के लिए वहां पे फंसा हुआ हो, एंड यू हैविंग टू शेयर दैट स्पेस विद क्रिमिनल्स भाई। एंड दे वर लकी कि ये 24 घंटे में 48 घंटों में छूट गए। अगर बात हफ्तों पे चली जाती
जेजू इमिग्रेशन ने प्योरली रेसिज्म। पता है इसमें सबसे बड़ी गलती, अब तक सबसे बड़ी गलती अगर मैं निकालता हूं, रेसिस्ट लोग तो रेसिस्ट रहेंगे, पर हमारी इंडियन एम्बेसी की है। इंडियन एम्बेसी रीचेबल ही नहीं थी भाई वहां। ये सबसे कमाल बात है इस सब में। शेम ऑन देम। किया जूनियाओ और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमारे साथ एक स्कैम किया। मेरा पॉइंट है कि एज टूरिस्ट, एज ट्रैवलर्स, लोग एक अच्छे टाइम के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। मैं समझता हूँ हर कंट्री के अलग रूल्स होते हैं और इमिग्रेशन को पूरा राइट है किसी को भी एंट्री डिनाई वगैरह करने का, बट किसी को आप एज अ क्रिमिनल कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये मेरा पॉइंट है। अगर वो आपकी कंट्री में इलीगली नहीं एंटर कर रहा है, आपने उसको बॉर्डर से नहीं पकड़ा है, वो एयरपोर्ट पे आपका इमिग्रेशन काउंटर के थ्रू आ रहा है, तो आप उसको ऐसे क्यों ट्रीट करो जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो? आप उसको सबक क्यों सिखाना चाह रहे हो कि जेल वाला खाना खाओ, जेल की तरह रहो, ताकि तुम दोबारा से ऐसी गलती मत करो? अरे वो टूरिस्ट, ताकि तुम दोबारा से कभी हिम्मत भी ना करो हमारे यहाँ आने की। हम चाहते ही नहीं तुम आओ। दैट वाज द मैसेज देयर। अबे तुमने क्यों भाई वीजा फ्री करी क्यों रखा है तुमने, अगर तुम्हें टूरिस्ट चाहिए ही नहीं तो? और हमारे लोगों को देखो कितने बेवकूफ हैं, ये सब पता होते हुए भी इन लोगों को अपना पैसा देते हैं, टूरिज्म देते हैं, इनके गाने सुनते हैं, इनके ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, इनकी वाहवाही करते हैं इंटरनेट पे। They don't give a flying fuck about us. The sooner you realize it, the better. लाला लैंड में से निकल जाओ। और फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना पैसा था कि हम दूसरे दिन रिटर्न टिकट करके तीसरे दिन वहाँ से निकल सकते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास लिमिटेड बजट था। अब उनका रिटर्न अगर 10 दिन बाद का है तो उनको 10 दिन वैसी जेल वाली कंडीशन में रहना पड़ेगा। आप एयरलाइंस के ऊपर दबाव बनाओ। जब बैंकॉक एयरपोर्ट पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, उन्होंने हमें वहाँ से क्लियर किया, तो तभी तो हम आपके इमिग्रेशन तक पहुँच पाए ना। अब उसके बाद अगर आपको कोई इशू है तो अगर हमारा रिटर्न टिकट है, आप उस एयरलाइन पे प्रेशर बनाओ कि इनका रिटर्न टिकट की डेट आगे करो और इनको भेजो वापस। आप ऐसा करो, आप क्रिमिनल की तरह क्यों रख रहे हो? एंड में एक ही बात बोलूँगा कि ऑब्वियसली आई विल नेवर गो टू जेजू और मे बी साउथ कोरिया, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बट आई होप दिस नेवर हैपन्स टू यू। इसको मैं तेरे अलाउंस कर दिया, तेरे लिए दिल कुड़ियों का ब्लाउंस कर दिया। I mean, what else can you do but act like a stupid idiot, especially when your wife is around. तुम नहीं दिखा सकते ये चीज़ कि भाई मुझे भी एंग्जाइटी हो रही है, मेरी फटी पड़ी है। This is the kind of shit men do when they get anxious और situation उनके भी कंट्रोल के बाहर हो चुकी होती है। You'll never be able to tell कि whether they're actually in a jolly mood और या फिर उनकी फटी हुई है, but this is the shit they do भाई। Luckily एटलीस्ट ये इन्फ्लुएंसर थे, इनकी जेब में इतना पैसा था कि ये 10 गुना पे करके वहाँ से निकल सकते थे। अगर नहीं होता तो क्या ही होता। इनके पास प्लेटफॉर्म है जिस पे ये बात करके अपनी बात बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ये बात करके अपने स्टोरी को मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बट एक रेगुलर इंसान के साथ जब ये होता है तो कौन है उसकी सुनने वाला? क्या न्यूज़ चैनल्स उसके ऊपर बात करते, या कोई भी सुनवाई होती इंडियन एम्बेसी को? तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। और जब मुद्दा इतना बड़ा हो गया ना, तब फाइनली एम्बेसी ने इस चीज़ के ऊपर बातचीत की। और आओ वो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊंगा, मैं पूरी वीडियो नहीं देखने वाला हूँ। कल शाम को इंडियन एम्बेसी ने कोरिया से एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें लिखी। From time to time, Indian Embassy of India Seoul gets to hear about inconveniences caused to Indian travelers or denial of entry upon arrival in Jeju Island, Republic of Korea (ROK) under visa waiver scheme for travel to Jeju Island। तो इन्होंने यहाँ बताया हुआ कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरीली कैरी करने हैं। Travelers should be able to demonstrate adequate financial capacity for the duration of stay, including for daily expenses, accommodation payment, and transport arrangements. Immigration authorities may ask related questions to which answers consistent with tourism objectives would be expelled from the visitors. Officers may conduct an interview. Please answer clearly, truthfully, and consistently while remaining calm and cooperative. Further, know your itinerary and accommodation details। मतलब इनको सब पता था, जैसे कि हमने इनकी पूरी स्टोरी सुनी है, इनको पता था ये कहाँ रहने वाले हैं, ये कहाँ घूमने वाले हैं। पर जिस इंसान ने इनका इंटरव्यू लिया उसने ये कह दिया कि ये जगह तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि आप उनके बारे में सर्च करोगे तो वो क्लियरली उस आइलैंड पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये क्या फूंक के बैठे हुए हैं, मैंने इनसे ये पूछना भाई।
ये क्या है, क्या ये क्या बकवास निकाली है इन्होंने। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, या इस तरह से कुछ स्मार्ट वर्ड प्ले किया है जो जर्नलिस्ट लोग कर लेते हैं कि ऐसा लगे जिससे कि मेरी कुछ गलती थी कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे। पहली बात, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे। दूसरी बात, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे ही नहीं। इस पूरे केस का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, तो अपॉलॉजी या और कुछ तो दूर की बात है। विश्व गुरु। बाकी ये वीडियो जाके तुम खुद देख लेना। तो भाई कहीं पे भी ट्रैवल करो ना, अपनी सरकार पे भरोसा करके मत करना। अपनी जेब में पैसे रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो, स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और ऐसी जगहों पे ट्रैवल करो जहाँ पे इंडियंस के लिए ट्रैवल करना सेफ है। सर्च अबाउट दीज प्लेसेस और यहाँ पे कितना रेसिज्म है कितना नहीं। बिल्कुल ये सोच के मत चलना कि तुम्हारी सरकार और तुम्हारी एम्बेसी किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद कर देगी, क्योंकि ये हमारे सामने एक केस आ गया है। और ये इसलिए वंस अगेन आ गया क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है और इनके पास उस लेवल की रीच है। नहीं तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये हो चुका होगा और उन केसेस को ऐसे ही रफा दफा कर दिया। शेमफुल दैट इंडियन एम्बेसी डिडंट कम आउट इन सपोर्ट। मतलब अगर उनको एक्चुअली ये बात मुद्दा लग रही होती तो वो शायद सालों पहले ही कोई इस तरह की बात कर चुके होते। पर भाई पब्लिक में तो झूठ फैलाना है ना कि देखो हमारे कितनी देशों में इज्जत है, हमारी वीजा फ्री एंट्रीज हो रही हैं। कुछ नहीं हो रहा भाई। वंस अगेन अपने रिस्क पे ट्रैवल करो और कोई जरूरत नहीं है वीजा फ्री एंट्रीज लेने की, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही हो रहा होगा।